महकती कहानियों में आज फिर मैं आपका खैर मकदम करती हूँ। आज मैं अपनी दूसरी कहानी लिख कर आई हूँ, लगन। लगन कहानी से ऐसी कहानी है जिसमें ये पता चलता है कि दिल की खूबसूरती के आगे चेहरे की खूबसूरती कोई मायने नहीं रखती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज आयशा का निकाह था और वो बहुत ही खुश थी कि उसकी शादी इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन आदिल खान के साथ हो रही थी। आदिल खान का नाम इस शहर के बड़े बड़े रईसों में होता था। हालांकि आयशा ने आदिल को कभी देखा नहीं था। दुल्हन बनी वो आदिल का इंतज़ार कर रही थी कि अचानक दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। फिर दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। बेड पर बैठने पर एक पुरकशिश आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी। फिर वो बोले, मैंने आपको अपने दोस्त इरफान की शादी में देखा था। तभी से मुझे आपसे मोहब्बत हो गई थी। आप शायद लड़की वालों की तरफ से शादी में आई थी। उसने धीरे से जवाब में हाँ कहा। फिर आदिल ने धीरे से उसके घूंघट को उठाया और कहा, सुभान अल्लाह, आप वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अब उसने आंखें खोलकर जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो वो सकते में रह गई, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बदसूरत सा आदमी बैठा था, जिसका कद भी बहुत कम था और रंग भी बहुत ही काला था। आयशा बहुत तेज़ी से बेड से उतरकर बाहर की तरफ भागी। वो उसके पीछे चलता हुआ आया। पूछा, क्या हुआ? वो बोली, मुझे हाथ मत लगाना। आदिल ने उसे खामोशी से देखा, फिर बोला, प्लीज़ आप कमरे में जाएं और आराम करें। मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। फिर वो घिसटते कदमों से कमरे में आकर अंदर से दरवाजे को लॉक कर बेड पर गिरकर ज़ारों कतार रोने लगी। उसके पापा एक हार्ट पेशेंट थे और उनको 2 अटैक पड़ चुके थे। घर पर 2 बहनें और थीं। माँ सौतेली थी, इसलिए वो घर पर भी किसी से कुछ कह नहीं सकती थी। रोते रोते कब उसकी आँख लगी, उसे पता ही नहीं चला। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उसकी आँख खुली और फिर वो उठी। उसने धीरे से पूछा, कौन? बाहर से फिर वही पुरकशिश आवाज़ सुनाई पड़ी, मैं आदिल। उसने दरवाज़ा खोला तो आदिल के पीछे एक नौकर था जो चाय लेकर आया था। आदिल बोले, आप फ्रेश हो जाएं, फिर साथ चाय पीते हैं। उसने उसकी तरफ नफ़रत से देखा तो वो बोले, अभी घर पर काफ़ी मेहमान हैं, हम साथ चाय पीते हैं, बाद में इस बारे में बात करेंगे। फिर वो बाथरूम चली गई। जब वो वापस आई तो नौकर जा चुका था और आदिल चाय केतली से निकाल कर प्याली में डाल रहे थे। फिर दोनों ने साथ चाय पी। तभी बाहर से शोर उठा और आदिल की कज़िन बहनें उस अंदर आकर उसे और आदिल को छेड़ने लगी। फिर आदिल उठकर बाहर चले गए। वलीमे के बाद सारे मेहमान रुखसत हो गए। उसके बाद वो और आदिल ही रह गए। घर पर कोई काम ना था, क्योंकि घर पर बहुत सारे नौकर चाकर थे। उसके बाद फिर उससे आदिल से इस बारे में कोई बात नहीं हुई, क्योंकि आदिल बिजनेस के सिलसिले में आदिल ज़्यादातर बाहर ही होते थे। एक दिन आदिल उसे लेकर उसके घर गए तो उसने सोचा मौका पाकर वो पापा से बात करेगी कि उन्होंने आदिल में ऐसा क्या देखा जो उसकी शादी उसके साथ कर दी, पर उसके साथ नहीं रह सकती। पर जैसे ही पापा ने उसे और आदिल को देखा, बहुत ही खुश हुए। वो पहले से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। उन दोनों को देख पापा ने उठने की कोशिश की,
तो आदिल ने आगे बढ़कर सहारा देकर उन्हें बिठाया और उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा और उनकी बहनों से भी बहुत अच्छे से मिले। उसकी मम्मी, जो कभी उससे ठीक से बात तक नहीं करती थीं, वो भी दोनों से बहुत अच्छे से मिली और अच्छे से खातिर मदारत भी की। बहनों तो उसकी किस्मत पर रश करती थीं, क्योंकि वो आदिल के साथ एक बड़ी गाड़ी में गई थी और कपड़े भी काफ़ी कीमती पहन रखे थे और आदिल का ड्रेसेस तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन उनके अंदर इस बात का गुरूर बिल्कुल ना था। वो पापा के पास ही उनके बिस्तर पर ही बैठ बातें करते रहे और वहीं पर चाय नाश्ता भी किया। पापा और घर के सभी लोगों के दिलों में आदिल की इज्जत देखकर उसको कुछ कह नहीं पाई और आदिल के साथ घर वापस आ गई। इसी तरह अब उनकी ज़िंदगी चलने लगी। आदिल तो उससे बड़ी इज्जत और वक़ार से पेश आते, पर वो उन्हें नफ़रत से ही जवाब देती। वो कब आते थे और कब जाते थे, इससे उसे कोई मतलब नहीं रहता था। एक दिन अचानक उसे तेज़ फीवर हो गया और कमज़ोरी की वजह से वो कमरे से बाहर भी नहीं जा पा रही थी। नौकर सुबह की चाय लेकर आया तो उसकी हालत देख उसने पूछा, मेम साहब, क्या हुआ? उसने कहा, मुझे बहुत तेज़ फीवर है, कमज़ोरी से उससे उठा नहीं जा रहा है। प्लीज़ अगर कोई दवाई हो तो ला दो। तो ये सुनकर बाहर चला गया। जब वो वापस आया तो उसके साथ आदिल भी थे। आदिल ने उसका माथा छू कर देखा तो उसने मुंह नफरत से दूसरी तरफ कर लिया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाया। अब वो बुखार की शिद्दत से बेहोश हो चुकी थी। उसे जब होश आया तो देखा आदिल उसके पास बैठे थे। उन्होंने अपने टूर को भी उसकी वजह से कैंसिल कर दिया था। उसने उठने की कोशिश की पर कमज़ोरी की वजह से उठ नहीं पाई। आदिल ने कहा, आप प्लीज़ लेटे रहें, आपको टाइफाइड हुआ है। आदिल उसकी तीमारदारी करते रहे, वक्त पर दवा देना, वक्त पर खाना खिलाना। पूरे 10 दिन के बाद उसका बुखार उतरा। तब पहली बार उसने आदिल से बात की और कहा, प्लीज़ अब मैं ठीक हूँ, आप जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए। तब आदिल उठकर बाहर चले गए। तब नौकर ने बताया कि आदिल ने कैसे रात दिन जाग कर उसकी खिदमत की। तब उसने सोचा कि उसने तो आज तक आदिल से सीधे मुंह बात तक नहीं की, फिर भी उन्होंने किस तरह रात दिन जाग कर उसकी खिदमत की। आज पहली बार उसे आदिल से हमदर्दी महसूस हुई। एक दिन शाम को जब आदिल आए तो उनके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की थी। आदिल ने उसे बुलाया और उससे उसका तारुफ कराया तो वो उसकी बिजनेस पार्टनर नादिया थी। वो दोनों बहुत ही अच्छे और बेतकल्लुफ़ दोस्त भी थे। नादिया अमेरिका में थी और कई सालों के बाद वापस आई थी। वो बोली, आदिल, तुमने मेरा इंतज़ार भी नहीं किया और शादी भी कर ली। ये सुनकर आदिल हंसने लगे और वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। उसके बाद कुछ देर वहाँ बैठ अ, अपने कमरे में वापस आ गई। उसके अंदर की कैफियत बदल रही थी, क्योंकि वो उन दोनों की बेतकल्लुफ़ी देखकर मन ही मन में बेचैन सी हो रही थी। फिर एक दिन आदिल एक वकील को लेकर आए। वो पास ड्राइंग रूम से गुजरी तो उससे लगा कि वो वकील से आदिल किसी तलाक को लेकर बात कर रहे हैं। उसे लगा शायद अब आदिल उसे तलाक दे देंगे, इसीलिए वो वकील को लेकर आए हैं। तो उसके तो होश हवास ही गुम हो गए, क्योंकि उसे लगा कि आदिल और उसके रिश्ते में अब बचा ही क्या था। उसने आदिल को अपना शौहर ही कब समझा था। उसे एक बेचैनी सी होने लगी कि क्या आदिल उसे तलाक दे देंगे। अब उसे रह रहकर अपने किए के बर्ताव पर भी शर्मिंदगी सी महसूस हो रही थी। अब उसे लग रहा था कि शायद अब वो आदिल से मोहब्बत करने लगी है। इसलिए उसने सोचा कि आज शाम को जब आदिल वापस आएंगे तो इस बारे में वो आदिल से बात करेगी। वो शाम को खूब अच्छी तरह से तैयार हुई।
صحیح معنی میں جیسے آج اس کی شادی ہوئی تھی۔ تیار ہو کر وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی، تبھی نوکر نے آ کر بتایا کہ بی بی جی صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہیں۔ اس کے تو جیسے ہوش حواس ہی گم ہو گئے۔ کسی طرح ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی تو عادل آئی سی یو میں تھے۔ اس کا تو رو رو کر برا حال تھا اور من ہی میں ان کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ ان کے سر پر کافی چوٹیں آئی ہیں، 1-1.5 گھنٹے میں انہیں ہوش آ جائے گا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہوش میں آنے پر روتے ہوئے ان کے پاس پہنچی۔ عادل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ وہ زاروں قطار روتی رہی اور روتے روتے اس نے اپنے کیے کی معافی مانگی اور کہا، میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا پر آپ کے اندر ایک خوبصورت دل کو نہیں دیکھ پائی۔ میں ہار گئی اور مجھے آپ سے سچ میں محبت ہو گئی ہے اور پلیز مجھے طلاق نہ دیں۔ عادل نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، طلاق؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے رہا ہوں؟ تو وہ اور اس نے جو ان کے وکیل کی بات سنی تھی بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرا ایک دوست اپنی بیوی کو طلاق دے رہا تھا، تو میں اپنے وکیل سے اس مسئلے پر بات کر رہا تھا کہ اس کا حل کیسے نکالا جائے کہ دونوں کا طلاق نہ ہو۔ اور مجھے تو آپ سے اسی دن سے محبت ہو گئی تھی جب پہلی بار میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ اس نے روتے روتے پوچھا، اور نادیہ؟ ارے نادیہ تو میری بہت ہی اچھی دوست ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان کی اس کی باتیں سن کر روتے روتے وہ مسکرا اٹھی۔ ڈاکٹر نے کہا، پلیز اور باتیں بعد میں، ابھی انہیں آرام کرنے دیں۔ پر عادل بولے، انہیں بولنے دیں، آج ہی تو یہ بولی ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں جیسے آج ہمارا لگن ہوا ہے۔ یہ سن کر عائشہ بالکل نئی نویلی دلہن کی طرح شرما گئی اور عادل زور سے ہنس پڑے۔ سچ میں آج اس کی سمجھ میں آیا کہ پاپا نے عادل کا انتخاب اس کے لیے کیوں کیا تھا۔